बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नेम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। इसमें मेजर हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल। एक्चुअली पीरियोडिक टेबल होता क्या है, उसकी हिस्ट्री के, एक पीरियोडिक टेबल की कंप्लीट जो फॉर्मेशन है, जो कंप्लीट डिज़ाइनिंग है, कंप्लीट जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की एक पीरियोडिक टेबल में, वो किस तरह से हुई और साइंटिस्ट ने किस किस तरह से इसमें रोल प्ले किया। ठीक है, इसमें हम फिर उनकी जो एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल में, फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उनकी प्रॉपर्टीज़ वेरी करती हैं, ग्रुप्स क्या हैं, पीरियड्स क्या हैं, एलिमेंट्स अगर अरेंज हुए हुए हैं तो वो किस बेस पे अरेंज हुए हुए हैं, जो जिस तरह से वो प्रेजेंट हैं, जिस सीक्वेंस में वो प्रेजेंट हैं वही सीक्वेंस क्यों है, कोई पहले है तो वो क्यों है, एंड में है तो वो क्यों है। ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में। और ये चैप्टर है जी पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक टेबल में हमने क्या किया होता है कि अपने जो जितने भी केमिस्ट्री में एलिमेंट्स हैं, हमारी पूरी यूनिवर्स में जितने एलिमेंट्स हैं उनको हमने किया है अरेंज एक सीक्वेंस में। तो उसकी सबसे पहले हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले वो किस तरह से वो पीरियोडिक टेबल बना और किस किस तरह से कौन कौन से साइंटिस्ट ने एफर्ट्स की। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले तो है इंट्रोडक्शन चैप्टर का। चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ये है कि जी 19th सेंचुरी जो है हमारी, उस 19th सेंचुरी में जो केमिस्ट थे उन्होंने क्या की, कुछ एफ़र्ट्स की। और उन एफ़र्ट्स क्या थी कि किस तरह से हम, क्वेश्चन ये था कि जितने एलिमेंट्स ज़्यादा थे, अब उन एलिमेंट्स को क्या करना था, उन एलिमेंट्स को करना था कैटेगराइज, उनको बनाना था एक उनका सीक्वेंस, और उनको ताकि हमें इजी हो सके समझने में। अब जी नाइनटीन सेंचुरी में क्या था कि एलिमेंट्स जो थे, जो केमिस्ट थे, उन्होंने क्या किए, कुछ एफ़र्ट्स की क्या करने के लिए, ताकि वो इन एलिमेंट्स को अरेंज कर सकें, और वो अरेंजमेंट भी जो हो वो एक सिस्टमेटिक मैनर हो, मतलब कोई ऐसी अरेंजमेंट हो जिसमें हेल्पफुल हो हमारे लिए, और वो हमको उनको हमें स्टडी करना आसान हो जाए एलिमेंट्स को। जो एफ़र्ट्स थी ये किस तरह से फिर नेक्स्ट मूव ऑन हुई, किस तरह से केमिस्ट ने इसमें पार्टिसिपेशन की, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें आता है जी पीरियोडिक लॉ की डिस्कवरी किस तरह से हुई, किसने की, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। जिस पीरियोडिक लॉ की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है एक टेबल में, उसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले डिफाइन है जी पीरियोडिक टेबल की डिफाइन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ द एलिमेंट्स नॉन। आप कौन सा लॉ, पीरियोडिक लॉ। दिस लॉ नहीं लिखेंगे आप, यहाँ से लिखेंगे। अगर पीरियोडिक टेबल की डिफाइन आती है, आप लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियोडिक लॉ, दिस लॉ नहीं, पीरियोडिक लॉ। ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियोडिक लॉ द एलिमेंट्स एट नॉन टाइम वर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। उस टेबल को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले बता दिए कि पीरियोडिक टेबल होता है क्या है। उसके बाद अब बताएंगे पीरियोडिक टेबल में होते हैं जी ग्रुप्स और पीरियड्स। अब ग्रुप्स क्या होते हैं, दो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसको हम कहते हैं ग्रुप्स। और जो हॉरिजेंटल रोज होती हैं पीरियोडिक टेबल में, उसको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स। मीन्स अगर कोई ऐसा टेबल है तो उस टेबल में जो रोज़ होंगी, रोज़ का मतलब क्या है, इस तरह से जो लाइंस होंगी उनको हम क्या कहेंगे, ये वाली जो रोज़ होंगी इनको हम कहेंगे पीरियड्स, उनको हम क्या कहेंगे, पीरियड्स। और जो इस तरह से कॉलम्स होंगे उस टेबल में, जो कॉलम्स होंगे उन कॉलम्स को हम कहेंगे ग्रुप्स। ठीक है, तो इस तरह से टेबल जो होगा, उस टेबल में जो रोज़ होंगी उसको हम क्या कहेंगे, पीरियड्स। और इस तरह से जो कॉलम्स होंगे उन कॉलम्स को हम क्या कह रहे होंगे, ग्रुप्स। तो इस तरह से जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो ग्रुप्स की तादाद है वो है 18, और जो पीरियड्स की तादाद है वो है 7। ठीक है, इतना आपने याद रखना है। इसमें एक तो पीरियोडिक टेबल की डिफाइन याद रखनी है, एक याद रखना है कि एक्चुअली पीरियड्स क्या होते हैं, हॉरिजेंटल रोज या हॉरिजेंटल लाइंस आर कॉल्ड पीरियड्स। फिर याद रखना है ग्रुप्स क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स ऑफ दैट टेबल। वर्टिकल जो कॉलम्स हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रुप्स कितने हैं, 18, पीरियड्स कितने हैं, 17। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं हम, के नेक्स्ट देखते हैं जो डिफरेंट केमिस्ट्स हैं
उन्होंने किस तरह से अपनी कंट्रीब्यूशंस की हैं इसको इस्टेब्लिश करने में। सबसे पहले हम दो लॉज आज डिस्कस करेंगे, डुवर्नियर ट्राइएड्स और न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। With the discovery of periodic table, the study of individual properties of the non-elements is reduced to study of a few groups. We will describe various attempts which made to classify the elements into a tabular form. अब जैसे periodic table बन गया, पहले तो था जी सारे एलिमेंट्स को स्टडी करें। जब periodic table इस बेस पे बनना है कि जो एक जैसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी बहुत आपस में रिजेंबल करती हैं, उनको एक ग्रुप्स में रख दिया। तो इस तरह से हमें इंडिविजुअली स्टडी करने के बजाय फिर हम ग्रुप्स को स्टडी करते थे, पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते थे। सबसे पहला जो है वो जी डुवर्नियर ट्राइएड है। डुवर्नियर ट्राइएड में एक तो आपने याद रखना है कि एक जर्मन केमिस्ट था। ये एक MCQs है, कौन सी कंट्री का रहने वाला। जर्मन केमिस्ट था, ये MCQs पूछा जा सकता है आपसे। जर्मन केमिस्ट डुवर्नियर ने क्या किया, ऑब्जर्व किया था रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मैसेज ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स कॉल्ड ट्राइएड्स। अब इसकी मेन कंट्रीब्यूशन क्या थी, इसने क्या स्टडी किया था, रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मैसेज। अब वो जो एटॉमिक मैसेज में उसने रिलेशनशिप किया था वो कितने एलिमेंट्स के थे, 3 के ग्रुप्स बना के, एलिमेंट्स के 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स बना के उन एलिमेंट्स में एटॉमिक मैसेज के रिलेशनशिप को इसने स्टडी किया था। डुवर्नियर ट्राइएड्स, ट्राई से आपको समझ जाना चाहिए, मींस इसमें 3 एलिमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है। ट्राई मींस यहाँ पे क्या है, 3 एलिमेंट। ट्राई से आपने क्या याद रखना है, इसने रिलेशनशिप फाइंड किया था एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज में, और वो जो एलिमेंट्स थे वो कितने थे, 3 एलिमेंट्स थे। अब ये वाले जो 3 एलिमेंट्स हैं, इनमें जो एटॉमिक जो मैस रिलेशनशिप फाइंड किया था उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइएड्स। तो जर्मन क्या आएगा, अ जर्मन केमिस्ट डुवर्नियर ऑब्जर्व द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मैसेज ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स कॉल्ड ट्राइएड्स। इन दीज ग्रुप्स में उसने क्या देखा कि जो सेंट्रल और मिडल एटम है, जो सेंट्रल या मिड में है वो एक्चुअली एवरेज मैस है ओवर 2 अदर एलिमेंट्स। मीन्स अगर उसने अरेंजमेंट रखी 1 2 और 3, उसने ऑब्जर्व क्या किया कि इस 1 और 2 और 3 में, ये सॉरी 2 ही है, 1 लग रहा है, अच्छा जी, इस 2 ये वाला जो सेकेंड वाला जो मिड वाला है, ये जो मिड वाला है एक्चुअली उसने कहा कि इसका मैस इन दोनों की एवरेज से आ जाता है। एवरेज कैसे निकालते हैं, मीन्स अगर हमने 1 और 3 की एवरेज निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, 1 + 3 मीन्स एटॉमिक मैसेज 1 एलिमेंट का जो एटॉमिक मैसेज है वो, प्लस जो आपका 3 वाले का एटॉमिक मैस है वो, उन दोनों को प्लस करने के बाद उसको हम क्या कर दें, 2 पे डिवाइड कर दें। 2 पे डिवाइड करने से जो एटॉमिक मैस आएगा, उसने कहा था कि वो एटॉमिक मैस इसका होगा। 2 पे डिवाइड, 2 क्वांटिटीज़ हैं ना, इसलिए हमने 2 पे डिवाइड किया। ये भी 2 है, 1 लग रहा है। अच्छा जी, तो उसने क्या कहा था कि ये जो सेंट्रल आइटम है, सेंट्रल जो एलिमेंट है, सेंट्रल एलिमेंट का जो मैस है वो अपर जो वो दोनों एलिमेंट्स हैं उनके मैसेज को की एवरेज मैस है। मींस कि उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करने के जो मैस आता है वो इस सेंट्रल एटम का मैस है। एक रिलेशन है ट्राइएड, एग्जांपल है इसकी कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये ग्रुप है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। इसमें उसने क्या कहा था कि अगर हम कैल्शियम और स्ट्रोंशियम मींस के 40 और प्लस 137 को ऐड करें और उसको 2 पे डिवाइड करें तो जो हमारे पास मैस आएगा वो किसका आएगा, स्ट्रोंशियम का आएगा 88। The atomic mass of strontium is the average mass of average atomic mass of calcium and barium. Only a few elements could be arranged in this way. This classification is not get wide acceptance. इसने ये अरेंजमेंट की थी लेकिन इस अरेंजमेंट को ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी, क्योंकि इस तरह से हम ज़्यादा एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट वन जो अपनी कंट्रीब्यूशंस थी वो थी न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स की। फिर न्यूलैंड ऑक्टेव्स में ने क्या किया था कि न्यूलैंड ऑक्टेव्स ने भी एटॉमिक मैसेज में ही रिलेशन फाइंड किया था, एटॉमिक मैसेज की ही बेस पे उसने किया था, लेकिन उसने ऑक्टेव से आपने याद रखना है 8, उसने 8 एलिमेंट्स के ग्रुप्स बना के उनको स्टडी किया था।
ऑक्टेव से क्या याद रखना है आपने 8। आफ्टर अब कहते जब जैसे करेक्ट एटॉमिक मैसेज आ गए, काफ़ी सारे एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मैसेज थे वो आ गए। अब एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज किसने डिस्कवर किए थे? मोस्टली जो एटॉमिक मैसेज थे वो किसने, कैनिज़ेरोस ने डिस्कवर किए थे इन 1960। ये MCQs है, इसको आपने याद रखना है। तो कहते हैं जैसे ही इसकी डिस्कवरी के बाद, इलेक्ट्रॉन्स की एटॉमिक मैसेज की डिस्कवरी के बाद, तो उसने एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज़ किया। तो इन कहते हैं 1864 एक ब्रिटिश केमिस्ट न्यूलैंड ने अपना ऑब्जर्वेशंस को एक लॉ की फॉर्म में अरेंज करते हुए, एक लॉ की फॉर्म में उसने प्रेजेंट किया। उस लॉ में उसने ये कहा कि देर वॉज अ रेपिटिशन इन अ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एवरी 8 एलिमेंट। उसका कहना ये था कि अगर हम 1 से लेकर 8 तक एलिमेंट्स को अरेंज करें, तो 8 तक अरेंज करने के बाद 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 एक ग्रुप्स में अरेंज करें, सॉरी पीरियड्स में अरेंज करें, तो 8 के बाद जो 9th वाला एलिमेंट होगा वो फिर से रिजेंबल कर रहा होगा फर्स्ट वाले से। उसकी ऑब्जर्वेशंस ये थी कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें, एलिमेंट्स अरेंज करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद जो 9th वाला एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से रिजेंबल करेंगी। यही अरेंजमेंट थी उसकी, कि उसने कहा कि हर 8 एलिमेंट के बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं। He noted that there is a repetition in the chemical properties of every element, every 8 element if they are arranged by their increasing atomic mass। अब अरेंजमेंट में कैसी होनी चाहिए? 1 पे वो होना चाहिए जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है, और 8 पे वो होना चाहिए जिसके मास सबसे ज़्यादा होगा उन 8 में से। फिर उन 8 में जो सबसे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे से बेस पे जब हम अरेंज करेंगे, तो आफ्टर 8 एलिमेंट जो 9th वाला एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करेंगी फर्स्ट वन से। ही कंपेयर्ड इट विद म्यूज़िकल नोट्स। उसने इसको किससे कंबाइन किया? कि म्यूज़िकल नोट्स से उसने इसको रिलेट किया। हीज़ वर्क एंड कुड नॉट गेट मोर रिकॉग्नाइजेशन एंड एज नो स्पेस वाज लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। अब उस उतनी ड्यूरेशन में जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उनको तो अरेंज इस बेस पे कर लिया गया, लेकिन जो अभी डिस्कवर ही नहीं थे हुए थे उनको अरेंज करना मुश्किल था। इस ऑब्जर्वेशंस की बेस पे, इस लॉ की बेस पे अरेंज करना। जो बाद में डिस्कवर हुए उनके लिए कोई स्पेस नहीं थी, तो इसलिए ये वाला मॉडल भी ज़्यादा नहीं चल सका। आज का हमारा लेक्चर इसमें हमने 2 को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मेंडलीव्स के प्रोडिक लॉ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।